तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है जी। पार्ट 5 वीडियो है, सॉल्यूशन चैप्टर हमारा चल रहा है, पार्ट 5 है, लेक्चर 5 है आज ये। ठीक है जी, क्लास 12 और सॉल्यूशन चैप्टर से। तो आप पार्ट 5 देखने से पहले मैं ये रिकमेंड करूँगा कि इससे पहले आप पार्ट 1 से लेके 4 तक अच्छे से एक बार गो थ्रू हो जाए, देन पार्ट 5 पे आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है क्या। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो डिपेंड करती हैं किसके ऊपर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट, या मैं बोलूँ अमाउंट ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है जी। एंड डू नॉट डिपेंड, और इंडिपेंडेंट होती हैं, डिपेंड नहीं करती किसके ऊपर, नेचर ऑफ सोल्यूट के ऊपर। ठीक है जी, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, नेचर ऑफ सोल्यूट। तो क्या समझे यहाँ से आप कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या है, ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो डिपेंड करती हैं किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा, नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट, या मैं बोलूँ अमाउंट ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कितना सारा अमाउंट है। ठीक है जी। नॉट डिपेंड ऑन या इंडिपेंडेंट ऑफ किसके, नेचर ऑफ सोल्यूट के। नेचर के ऊपर नहीं डिपेंड करती सोल्यूट के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो सोल्यूट के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करें, नेचर के ऊपर ना डिपेंड करें। ठीक है जी, ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो हम 12th क्लास में 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में हम। तो फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रहेगी रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकेंड रहेगा ऑस्मोटिक प्रेशर, थर्ड रहेगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और फोर्थ रहेगा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो वन बाय वन हम इसको डीपली अच्छे से बात करेंगे इनके बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम स्टार्ट करते हैं जो कि है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसको समझते हैं, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है। देखिए, कोई हमने सोलवेंट ले लिया, ठीक है जी, कोई बीकर लिया, उस बीकर के अंदर क्या है, सोलवेंट है। सोलवेंट कोई भी है, मान लो मैं सोलवेंट को बेटा मान लेता हूँ कि सोलवेंट वाटर है। ठीक है जी, वाटर नाम का सोलवेंट हमने ले लिया। अब ये प्योर वाटर है इस टाइम पे। ठीक है जी, इसको सपोज करो हमने हीट किया 70 डिग्री सेल्सियस पे, 70 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया, तो इसके क्या बने भाई, वेपर्स बने। और वेपर्स बनेंगे तो एक क्या बनेगा, वेपर प्रेशर बनेगा। ठीक है जी, ये जो वेपर्स हैं, इन वेपर्स के द्वारा क्या लगाया जाएगा, एक वेपर प्रेशर। मैंने मान लिया कि वेपर प्रेशर वो बना 5 एटमॉस्फेयर का। इतनी बात समझ गए। सोलवेंट लिया हमने, वाटर नाम का, सोलवेंट कोई भी हो सकता है बेटा, ये वाटर तो एक एग्जांपल हमने लिया है। तो सोलवेंट लिया हमने, ठीक है जी, वाटर नाम का, 70 डिग्री सेल्सियस पे उसको हीट किया तो उसके वेपर्स बने, और वेपर्स बने तो उसका जो वेपर प्रेशर था, वो वेपर प्रेशर था वो कितना बना, 5 एटमॉस्फेयर का बना। ठीक है जी। अब हमने क्या किया, उसके अंदर सोल्यूट ऐड किया। ठीक है जी, हमने उसके अंदर क्या ऐड किया, सोल्यूट। और सोल्यूट कैसा बेटा, नॉन वोलाटाइल, स्पेशल ध्यान रखना है, सोल्यूट कैसा है, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड किया। ठीक है जी, वोलाटाइल। अब नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है जो आसानी से इवेपोरेट ना हो, नॉन वोलाटाइल का मतलब है जो आसानी से इवेपोरेट ना हो, और वोलाटाइल होता है जो आसानी से इवेपोरेट हो जाए। तो हमने क्या किया, इस सोलवेंट के अंदर एक नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया। ठीक है जी, ऐड कर दिया, तो ऐड करने पे बना सॉल्यूशन। ठीक है जी, सोल्यूट और सोलवेंट को हमने मिक्स कर दिया तो ये बन गया हमारे पास एक सॉल्यूशन बन गया। ठीक है जी। अब इस सॉल्यूशन को भी, अब इस सॉल्यूशन जो बना है, इस सॉल्यूशन को भी क्या करते हैं हम, 70 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं दोबारा से। जैसे सोलवेंट को 70 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया था ना, अब इस सॉल्यूशन को भी 70 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं। तब नोटिस करते हैं क्या होता है। देखो, 70 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो इसके क्या बनेंगे बेटा, वेपर्स बनेंगे। अब बात आती है, क्या वेपर्स पहले जितने बनेंगे, क्या जैसे सोलवेंट के वेपर्स बने थे अच्छे खासे, क्या अब भी उतने ही वेपर्स बनेंगे। तो यहाँ पे क्या ध्यान आता है, यहाँ पे हम जब डीपली बात करते हैं कि जो सोलवेंट है, ठीक है, ये सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स हैं। किसके मॉलिक्यूल्स है, रेड वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं मैंने मान लिया सोलवेंट के, बट अब इसके अंदर क्या ऐड हो रखा है, सोल्यूट भी ऐड हो रखा है। ठीक है जी, ये ब्लैक वाले मॉलिक्यूल्स हैं किसके, सोल्यूट के। ठीक है जी, और सोल्यूट कैसा है बेटा हमारा, सोल्यूट हमारा है नॉन वोलाटाइल। अब जब हम गर्म करेंगे तो नॉन वोलाटाइल सोल्यूट खुद तो उड़ेगा नहीं, क्योंकि ये नॉन वोलाटाइल है, खुद तो इवेपोरेट होगा नहीं, और सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स को कवर करके बैठ गया चारों तरफ से। ठीक है जी, सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स को क्या करके बैठ गया, कवर करके बैठ गया, उसका सरफेस एरिया को कवर कर लिया, तो उसको भी नहीं इवेपोरेट होने देगा।
ठीक है जी, खुद भी नहीं इवेपोरेट होता, खुद भी कम इवेपोरेट होता है, सोलवेंट को भी नहीं इवेपोरेट होने देगा। तो अब हम जब 70 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट करेंगे ना सॉल्यूशन को, तो इसके वेपर्स क्या बनेंगे बेटा, कम बनेंगे, और वेपर प्रेशर भी क्या बनेगा, कम ही बनेगा। सपोज करो मैंने मान लिया कि वेपर प्रेशर बना 3 एटमॉस्फेयर का। तो यहाँ से क्या समझे, ठीक है जी, जब हमारे पास सोलवेंट था, उसका प्योर सोलवेंट को जब हम हीट कर रहे थे पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो वेपर प्रेशर था 5 एटमॉस्फेयर, और उसी टेम्परेचर पे जब हम सॉल्यूशन को हीट करें, जिस सॉल्यूशन के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, तो वेपर प्रेशर हो गया 3 एटमॉस्फेयर। मतलब वेपर प्रेशर क्या हो गया बेटा आपका, कम हो गया, वेपर प्रेशर कम क्या हो गया, कम। ठीक है जी, तो यहाँ से एक टर्म निकल के लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो मैं अगर आपसे पूछूं लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कितना वेपर प्रेशर कम हुआ है, तो आप कहोगे कि जी 5 - 3। ठीक है जी, 5 - 3, तो आप कहोगे 5 - 3 मतलब 2 एटमॉस्फेरिक कम हो गया। ठीक है जी, 5 - 3 ऐसे ही डिटरमाइन करोगे 5 - 3 करके। एक मिनट, हाँ जी, 5 - 3 करोगे आप। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम नंबर दे देते हैं। देखो ये सोलवेंट था ना, अब इसको प्रॉपर टेक्निकल टर्म में आ जाते हैं। सोलवेंट था, इसके वेपर प्रेशर को मैं बोलूँगा P0। क्या बोलूँगा बेटा मैं, P0। ठीक है जी, और सॉल्यूशन था, इसके वेपर प्रेशर को बोलूँगा PS। इसके वेपर प्रेशर को क्या बोलूँगा, PS। तो मैं लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैसे निकालूंगा, ये क्या था बेटा, 5 - 3 किया था ना हमने। 5 किसका था, सोलवेंट का, और 3 किसका था, सॉल्यूशन का। ठीक है जी, तो P0 - PS, तो P0 - PS रिप्रेजेंट करता है किसको, इसको रिप्रेजेंट करते हैं लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को। मतलब सोलवेंट का वेपर प्रेशर माइनस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ये क्या हो गया बेटा हमारे पास, ये हो गया लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इतनी बात समझ में आ गई आपकी। ठीक है, अब बात आ जाती है, एक टर्म और आती है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर। अब ध्यान होना चाहिए ये पॉइंट। ठीक है जी, ये है लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या है लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, P0 - PS, P0 - PS। ठीक है जी, एक टर्म आती है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा हम P0 - PS अपॉन P0। ठीक है जी, P0 - PS अपॉन P0। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है भाई, जो लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, उसको रिप्रेजेंट करेंगे किसके साथ, P0 - PS। P0 क्या है, सोलवेंट का वेपर प्रेशर, और PS क्या है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। ये लिख भी रखे हैं यहाँ पे, P0 सोलवेंट का है और PS सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, तो P0 - PS। और रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा बेटा P0 - PS अपॉन P0। P0 मतलब सोलवेंट का, PS सॉल्यूशन का, और नीचे भी P0 है, तो ये भी किसका है, सोलवेंट का वेपर प्रेशर है। तो ये रहेगा रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है जी, अब जो रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है मींस P0 - PS अपॉन P0, ये किसके इक्वल होता है बेटा, ये इक्वल होता है X2। X2 मतलब मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है जी, और P0 - PS अपॉन P0, और X2 की जब हम वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा बेटा, X2 की वैल्यू रखेंगे मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट की वैल्यू क्या आएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये फॉर्मूला बेटा हमारे पास आ गया बन के। ठीक है जी, ये फॉर्मूला हमारे पास बन के आ गया है किसका, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मतलब P0 - PS अपॉन P0 इज इक्वल टू होता है N2 अपॉन N1 प्लस N2। इसके लिए बेटा एक डेरिवेशन होती है, बट आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है डेरिवेशन। अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा उसके डेरिवेशन के लिए, रोल्स लॉ से ये ड्राइव होके आई थी डेरिवेशन। ठीक है जी, बट अभी हम डायरेक्ट इसको फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे। तो अब यहाँ पे क्या है, ठीक है, जब आपने न्यूमेरिकल्स करने हैं तो क्या ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये है नंबर ऑफ मोल्स, N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट, N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब कई बार हमारे पास क्या होता है बेटा, हमारे जब जो एग्जामिनर होते हैं, बोर्ड एग्जामिनर, वो नहीं चाहते कि आप बोर्ड में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन लगाओ। ठीक है जी, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करो न्यूमेरिकल्स में। ठीक है जी, वो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन देते हैं ताकि आपको वो आपकी केमिस्ट्री देखना चाहेगा, ना कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन से उसको कोई लेना देना है। ठीक है जी, तो वो क्वेश्चन ही न्यूमेरिकल ही ऐसे डालेगा कि आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट ना करना पड़े मैथमेटिकल कैलकुलेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे
आसान बनाने के लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन को हम क्या करते हैं, देखिए अगर ये जो सोलवेंट था, सोलवेंट के अंदर बेटा हम क्या ऐड कर रहे थे, सोल्यूट, ठीक है जी, सोलवेंट के अंदर हम क्या ऐड कर रहे थे, सोल्यूट। अगर सोल्यूट का अमाउंट वेरी वेरी लेस देन है किसके, सोलवेंट से, मतलब सोलवेंट से बहुत कम है, मैं ऐसा कहूँ कि भाई 5 ग्राम सोल्यूट लिया 100 ग्राम सोलवेंट के अंदर, मतलब कहाँ 100 ग्राम है और कहाँ 5 ग्राम है, कुछ भी नहीं है, ठीक है जी, मतलब ना के बराबर है। तो इस टाइम पे बेटा हम क्या कर देते हैं, इस टाइम पे हम मान के चलते हैं कि जो N2 की वैल्यू है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, वो बहुत कम है किससे, N1 से, ठीक है जी, वो बहुत कम है किससे, N1 से। तो हम फॉर्मूले के अंदर ये P नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट N2, अब यहाँ पे है नीचे N1 प्लस N2, जब N2 की वैल्यू बहुत छोटी होगी N1 से, तो मैं N2 को यहाँ पे इग्नोर कर सकता हूँ, निग्लिजिबल वैल्यू होगी मतलब, तो यहाँ पे मैं क्या लेके चल सकता हूँ, N1, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला भी ऐसे बन सकता है, जब आप ये थोड़ा सा आपको एक तरह से ये है कि आइडिया लगाना पड़ेगा कि भाई अमाउंट ऑफ सोल्यूट कम है, तब ऐसे यूज़ करना है, अदरवाइज आप नॉर्मल यूज़ करो N1 प्लस N2, ठीक है जी। अब एग्जामिनर इतना वो नहीं होता आपके ऊपर दयालु कि वो आपको मोल्स डायरेक्ट दे देगा, ठीक है जी, वो मोल्स में बात ही नहीं करेगा, वो क्या करेगा, ठीक है जी, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू N2 क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो हम आप नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होते हैं बेटा गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है जी, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट किसके इक्वल होंगे, गिवन मास ऑफ सोलवेंट मोलर मास ऑफ सोलवेंट, ठीक है जी, ये W से रिप्रेजेंट करना है गिवन मास, और M1 मोलर मास से, और 1 सोलवेंट के लिए। ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके इक्वल होंगे, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो N2 की जगह पे क्या पुट करेंगे बेटा, N2 की जगह हम पुट करेंगे W2 बाय M2 गिवन मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और N1 की जगह हम पुट करेंगे, N1 की जगह गिवन मास ऑफ सोलवेंट बाय मोलर मास ऑफ सोलवेंट, ठीक है जी। तो ऐसे करके हम वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे करना चाहो पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट, ठीक है जी, मान लो कहीं जगह इग्नोर जरूरी थोड़ी है, आपको N2 कम ही मिलेगा, ठीक है, तो N2 की वैल्यू क्या रखोगे आप, N2 की वैल्यू यहाँ पे जो N2 है इसकी वैल्यू गिवन मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और N1 की गिवन मास ऑफ सोलवेंट बाय मोलर मास ऑफ सोलवेंट, और N2 की वैल्यू गिवन मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है जी। बस आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपने क्या ध्यान रखना है छोटा सा, जब सोल्यूट बहुत कम दे रखा होगा तो हम इस N2 को या इस वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं और ये लेके चलते हैं, ठीक है, जिससे हमारी कैलकुलेशन बन जाती है आसान, तो कोई दिक्कत नहीं आती इतनी कैलकुलेशन करने में, ठीक है जी। तो अब एक न्यूमेरिकल करते हैं इसका। अब न्यूमेरिकल क्या बोलता है, देखो न्यूमेरिकल क्या कहते हैं, कहता है वेपर प्रेशर ऑफ 5% एक्वस सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, ठीक है जी, नॉन वोलाटाइल ऑर्गेनिक सब्सटेंस एट 373 केल्विन इज इतना, ठीक है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अब जब भी न्यूमेरिकल आपने करने हो ना बेटा, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल या फिजिक्स के भी किसी के भी न्यूमेरिकल करो, आप एक इमेज ड्रॉ करो। मैं हमेशा यही बताता हूँ कि जब भी न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है उसको एक इमेज की फॉर्म में ड्रॉ कर लो, न्यूमेरिकल आसान हो जाएगा बहुत आपके लिए, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है वो कह रहा है वेपर प्रेशर, किसका वेपर प्रेशर, 5% एक्वस सोल्यूशन, किसका एक्वस सोल्यूशन, नॉन वोलाटाइल ऑर्गेनिक सब्सटेंस का, मतलब कोई सोल्यूशन है, ठीक है जी, ऐसे करके एक सोल्यूशन है जी, ये सोल्यूशन है बेटा, ठीक है जी। कैसा सोल्यूशन है, 5%, अभी एक एक करके चीज़ को तोड़ेंगे हम, ठीक है जी। 5% एक्वस सोल्यूशन है, 5% एक्वस सोल्यूशन है, किसका एक्वस सोल्यूशन है, ऑफ नॉन वोलाटाइल ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है जी। 5% एक्वस सोल्यूशन है किसका, नॉन वोलाटाइल ऑर्गेनिक सब्सटेंस का, ठीक है। और इसका वेपर प्रेशर, ठीक है, क्या कह रहा है वो, वेपर प्रेशर ऑफ इस सॉल्यूशन का इज इतना, कितना दे रखा है, 745 mm, मतलब इस सॉल्यूशन का वेपर, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है बेटा, पीएस की वैल्यू दे रखी है आपको 745 mm, कितने टेम्परेचर पे बेटा, टेम्परेचर की वैल्यू दे रखी है 373 केल्विन, ठीक है जी। और कैलकुलेट क्या करना है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। देखो हमने एक वर्डिंग उसकी फॉर्म बना ली,
एक इमेज बना ली कि भाई ऐसे ऐसे करके एक सॉल्यूशन है, और कैसा सॉल्यूशन है जी वो 5% एक्वा सॉल्यूशन है जी, ठीक है, और उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इतना है, वेपर प्रेशर ऑफ इस सॉल्यूशन इज इतना एट दैट टेम्परेचर, ठीक है जी। अब जो ये लाइन है ना 5% एक्वा सॉल्यूशन, इसको कैसे तोड़ेंगे? 5% एक्वा सॉल्यूशन ये हमें कुछ ना कुछ हिंट दे रही है, यही हमें बहुत कुछ ना कुछ, क्या सारा ही हिंट यहीं से मिल रहा है हमें 5% एक्वा सॉल्यूशन से। कैसे तोड़ेंगे इसको? देखो अगर मैं कहूँ कि हमारी क्लास में 5% बॉयज़ हैं, 5% बॉयज़ हैं, तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ कि आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 5 लड़के हैं। अगर मैं कहूँ हमारी क्लास में 10% गर्ल्स हैं, तो हम ऐसे कह सकते हैं 100 बच्चों में से 10 गर्ल्स हैं। मैं कहूँ कि 70% बॉयज़ हैं, तो मैं कह सकता हूँ 100 बच्चों में से 70 बॉयज़ हैं, ठीक है जी। तो 5% एक्वा सॉल्यूशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 5 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट इन 5 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट इन किसके अंदर? 5 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। 5 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है किसके अंदर? 100 ग्राम। 5 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है किसके अंदर बेटा? 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर। तो देखो कितनी बातें पता लगी हमें। 5 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम सोल्यूशन, मतलब अगर ये जो सोल्यूशन है आपका ये 100 ग्राम का है, ठीक है जी, ये सोल्यूशन का मास कितना है? 100 ग्राम है, तो उसके अंदर सोल्यूट कितना ऐड हो रखा है बेटा? 5 ग्राम सोल्यूट ऐड हो रखा है, ठीक है जी। 5% से हमें पता लगी, देखो ठीक है, 5% एक्वा सोल्यूशन का मतलब है 5 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। और एक्वा सोल्यूशन से आप क्या समझे? एक्वा सोल्यूशन होता है बेटा जिसमें वाटर एज ए सोलवेंट होता है। मतलब यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि सोलवेंट कौन है इसमें, ठीक है जी, सोलवेंट कौन है? सोलवेंट है बेटा वाटर। सोलवेंट कौन है बेटा? वाटर है, ठीक है। तो अब देखो हमें क्या क्या पता लगा इसका। हमें पता लग गया 5 ग्राम सोल्यूट, मतलब गिवन मास ऑफ सोल्यूट, कि भाई सोल्यूट का कितना मास दे रखा है आपको? कितना दे रखा है? 5 ग्राम। तो ये आ गई W2 की वैल्यू। कितनी आ गई W2 की वैल्यू? 5 ग्राम, ठीक है जी। ये आ गया सोल्यूशन का मास। ये किसका मास आ गया? सोल्यूशन का मास आ गया, ठीक है। अब सोल्यूशन का मास कितना दे रखा है? 100 ग्राम। तो सोलवेंट का मास कितना बनेगा बेटा? सोलवेंट के मास को हम W1 से, तो 100 में से 5 गए, तो ये किसका मास आ गया? सोलवेंट का, मतलब 95 ग्राम। तो गिवन मास ऑफ क्या आ गया हमारे पास? W2 सोल्यूट, और गिवन मास ऑफ सोलवेंट 95, दोनों की हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो ये जो सोलवेंट है इसका मास हमें पता लग गया कितना है? 95 ग्राम, क्योंकि सोल्यूशन का पता लग गया था हमें कि 100 ग्राम है, सोल्यूट का पता लग गया था 5 ग्राम में, तो सोलवेंट कितना आ जाएगा बेटा? 95 ग्राम। तो देखो कितनी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप क्लियर होती जा रही हैं। अब हमें मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है, ठीक है जी, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अब मोलर मास ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे? इक्वेशन पुट करते हैं हम, P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2, ठीक है जी। तो यहाँ पे P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू, अब थोड़ा सा ध्यान दो, देखो ध्यान दो कि भाई सोल्यूट का मास कितना है? 5 ग्राम, और सोलवेंट का मास कितना है? 95 ग्राम, मतलब बहुत कम है ना। सोलवेंट के कंपैरेटिवली वो 5 ग्राम, ठीक है जी। सोल्यूवेंट 95 ग्राम, और सोल्यूट कितना है? सोल्यूट सिर्फ ये सोल्यूट है बेटा, सोल्यूशन लिख दिया है, ये सोल्यूट है, ठीक है जी, सोल्यूट। तो सोल्यूट का मास 5 ग्राम और सोलवेंट का कितना? 95 ग्राम। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? थोड़ा सा अपना दिमाग लगा सकते हैं कि भाई नीचे से N1 प्लस N2 में से N2 को इग्नोर कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी, क्योंकि N2 की वैल्यू, ये सोल्यूट का अमाउंट बहुत कम है सोलवेंट के कंपैरेटिवली, इसलिए N2 को छोड़ दो, ठीक है जी। कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएंगी। अब और थोड़ा सा खोलते हैं इक्वेशन को। P0 माइनस PS अपॉन P0, N2 को क्या लिख सकते हैं? गिवन मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और सोलवेंट को क्या लिख सकते हैं? गिवन मास ऑफ सोलवेंट बाय मोलर मास ऑफ सोलवेंट। अब आप देखो क्या क्या दे रखा है आपको। प्रेशर ऑफ सोल्यूशन दे रखा था, ठीक है जी, प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, ये देखो यहाँ पे प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ये गिवन है जी। अमाउंट ऑफ सोल्यूट, गिवन मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, गिवन मास ऑफ सोलवेंट भी आ गया आपके पास, सोलवेंट, ठीक है जी, ये किसका है? गिवन मास ऑफ सोलवेंट, ठीक है। और मोलर मास ऑफ सोलवेंट क्या होगा? मोलर मास ऑफ सोलवेंट, बेटा कौन है सोलवेंट? सोलवेंट हमें पता लग गया, सोलवेंट कौन है भाई? H2 है, तो H2O का मोलर मास कितना होता है बेटा? 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 16 कितना आ गया? 18 ग्राम। तो ये भी हमें पता लग गया। मोलर मास ऑफ सोलवेंट भी पता लग गया, कितना है? 18 ग्राम,
और मोलर मास ऑफ सोल्यूट हमें निकालना है। क्वेश्चन में देखो क्या निकालना था हमें, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मतलब कैलकुलेट क्या करना है आपको, M2 कैलकुलेट करना है। M1 भी पता लग गया, M2 हमें कैलकुलेट करना है। क्या पता करना रह रहा है बेटा, अब M1 भी हमें पता लग गया और M2 तो हमें कैलकुलेट करना ही है। बस अब एक P नोट की ज़रूरत है हमें, अगर P नोट कहीं से आ जाए तो हमारा आंसर क्वेश्चन आराम से हमारा सोल्व हो जाएगा। ठीक है जी, आराम से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो P नोट क्या बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट। ठीक है जी, अब थोड़ा सा दिमाग तुम्हारी जीके इतनी होनी चाहिए। सोलवेंट, P नोट क्या है बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ किसका, सोलवेंट का। और सोलवेंट कौन है हमारे पास बेटा, वाटर। और टेम्परेचर कितना दे रखा है, देखो टेम्परेचर की रेंज कितनी दे रखी है, 373। टेम्परेचर कितना दे रखा है, 373 केल्विन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 373 केल्विन, या मैं कहूँ 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है जी, केल्विन को अगर सेल्सियस में करोगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पे या 373 केल्विन पे जो वाटर का वेपर प्रेशर होता है वो होता है बेटा 760 mm। कितना होता है बेटा, 760 mm की फॉर्म में कितना होता है, 760 mm, और सेंटीमीटर में 76 सेंटीमीटर आ जाता है। ठीक है जी, तो P नोट की वैल्यू भी हमें पता लगी, या हमें अपनी जीके से पता लगी। ठीक है, तो अब हम आराम से P नोट की वैल्यू भी यहाँ पे रखेंगे। P नोट आ गया हमारे पास 760, PS दे रखा है बेटा 745। ठीक है जी, और थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, एक मिनट। हाँ जी, तो क्या पता लग गया हमें, P नोट की वैल्यू पता लगी 760, PS है 745, P नोट है हमारे पास मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट 760, W2 की वैल्यू गिवन मास ऑफ सोल्यूट कितना था बेटा, आप वीडियो को थोड़ा ऊपर करके ये साथ के साथ नोट करते रहा करो जब भी न्यूमेरिकल करो। तो ये 5 ग्राम था। मोलर मास कितना था बेटा, इसका मोलर मास हमें डिटरमाइन करना है ना सोल्यूट का, तो M2 मान लिया हमने। W1 मतलब गिवन मास ऑफ सोलवेंट कितना दे रखा था, ये गिवन मास ऑफ सोलवेंट कितना आया था बेटा, 95 ग्राम आ गया था, और मोलर मास ऑफ सोलवेंट 18 ग्राम आ गया। तो इसको अब सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन बची है, आप आराम से M2 के लिए सोल्व कर सकते हो। ठीक है जी, M2 जब आप सोल्व करोगे तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो 48 ग्राम समथिंग आएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने न्यूमेरिकल को सोल्व करना है। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से करना है। बस एक बात का ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन सारे एक जगह आ जाते हैं कि 5% एक्वस सोल्यूशन। बस आपने ध्यान रखना है कि 5% एक्वस सोल्यूशन का क्या मतलब है, 5 ग्राम सोल्यूट। ठीक है जी, 5 ग्राम सोल्यूट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। ठीक है जी, सोल्यूशन। तो ये एक बार दोबारा से मैं वैसे ही बता रहा हूँ। तो 5 ग्राम सोल्यूट मतलब गिवन मास ऑफ सोल्यूट पता लग गया, W2 पता लग गया कितना, 5 ग्राम। ठीक है जी, और W1 कैसे आ जाएगा, ये सोल्यूशन का मास है, ये सोल्यूट का मास है, तो W1 आ गया हमारे पास 95 ग्राम, मतलब सोलवेंट का। ऐसे निकाला था बेटा हमने। और सोलवेंट कौन था बेटा, वाटर था। ठीक है जी, एक्वस सोल्यूशन का क्या मतलब होता है, एक्वस का मतलब होता है सोलवेंट कौन है, वाटर है, तो उसका मोलर मास कितना था बेटा, उसका मोलर मास होता है, वाटर का मोलर मास होता है हमारे पास 18 ग्राम। ठीक है जी, और 373 केल्विन पे 373 केल्विन पे वाटर का वेपर प्रेशर कितना होता है ये भी पता होना चाहिए। P नोट की वैल्यू कितनी होती है, P नोट मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट, और सोलवेंट वाटर है, ये कितना होता है 760 mm। और M2 हमें यहाँ निकालना था बेटा। ठीक है जी, गिवन, और हमें PS गिवन था 745 mm। ये आप स्टार्टिंग में एक बार लिख लोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, आपका न्यूमेरिकल बहुत आसानी से बनेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिया करें, और हो सके तो शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ। ठीक है, आपके लिए फाइनल एग्ज़ाम तक जब अगर आप कंटिन्यू रहे तो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है वीडियो, साथ ही साथ आप नोट्स रखो। ठीक है, टाइम के साथ साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे चैप्टर वाइज। और अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो आपको चाहिए तो आप वो कमेंट बॉक्स में डाल दो, उस पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो मैं बना दूंगा। चलो जी, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।